नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आज एक खास किस्सा किताबों का स्पेशल एडिशन। मेरे हाथ में किताब है वाह उस्ताद। वाह उस्ताद सुन के आपको क्या याद आता है मुझे पता नहीं। मुझे याद आती है उस्ताद जाकिर हुसैन की। जाकिर हुसैन का एक बहुत मशहूर विज्ञापन था। वो ताजमहल चाय का विज्ञापन करते थे, जिसमें वाह उस्ताद कहते हुए दिखते थे। हालांकि ये आम रिवायत है कि जो उस्ताद लोग होते हैं, उस्ताद मौसीकी में म्यूजिक में होते हैं, और उनको दाद दी जाती है, उस्ताद को तो वाह उस्ताद कहा जाता है। लेकिन ये किताब हमारे दोस्त हैं हिमांशु वाजपेयी, मशहूर दास्तान गो हैं। उन्होंने मुझे दास्तान सुननी सिखाई है, और किस्सा किस्सा लखनऊआ उनकी किताब है। उसके साथ अपना दिल लगा हुआ है क्योंकि लखनऊ के हैं। और डॉक्टर प्रवीण कुमार झा का जिक्र मैंने पहले भी आप लोगों से किया है। कुली लाइंस के लेखक हैं, नॉर्वे में डॉक्टर हैं, तो हमने नॉर्वे में कोरोना की हालत पर उनसे चर्चा भी की थी, आपको याद होगा। तो आज मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार झा भी हैं और हिमांशु वाजपेयी भी हैं। ये खास महफिल हमने जुटाई है। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा की किताब है वाह उस्ताद, हिंदुस्तानी संगीत घरानों के किस्से। इस पर मैंने सोचा थोड़ी बात की जाए। आमतौर पर किताबों पे मैं खुद बोल देता हूँ, आप लोग सुन लेते हैं, लेकिन ताल गया तो बाल गया, सुर गया तो सर गया, ये लाइन लिखी हुई है इस किताब के बैक कवर पर। और इसके साथ बताया गया है कि ऐसी होती है भारतीय शास्त्रीय संगीत के घरानों की परंपरा, जहां संगीत के हर पहलू पर इतना बारीकी से ध्यान दिया जाता है। तो ये किताब मैंने मंगाई ऐसे कि हिमांशु वाजपेयी ने फेसबुक पे एक फोटो लगाई और कहा कि भाई बहुत बढ़िया। और डॉक्टर झा का मैं पहले से मुरीद हूँ इनकी कुली लाइंस पढ़कर। मुझे लगा कि कोई वाह उस्ताद क्या है, मैंने बारीकी से देखने की जरूरत भी नहीं समझी। मैंने उसका डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा, किताब मंगाई और जो मेरे हाथ आई है तब से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। बीच बीच में इसमें से कुछ किस्से उठाता हूँ और अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को सुनाता हूँ, और वो एक आध सुन लेते हैं और उसके बाद कहते हैं सुनिए ये किताब हमको पढ़नी है, आप हमारे हाथ में दे दें। ये सुना सुना के मजा खराब मत करो। लेकिन इन किताबों का मजा दरअसल मुझे लगता है कि सुनाए जाने से ही है, क्योंकि ये किस्से हैं। और इसीलिए जो मशहूर किस्सा गो हैं हिमांशु हमारे साथ हैं। इस किताब पे हम दोनों बात करेंगे डॉक्टर प्रवीण कुमार झा से। डॉक्टर झा, पहले तो ये बताइए कि आपका संगीत में आपका बहुत गहरा लगाव है, दिलचस्पी है, क्या वजह है? क्योंकि जितनी बारीकियां इसके अंदर हैं वो किसी मामूली आदमी के बस की नहीं है। आप खुद भी गाते बजाते हैं क्या? हाँ, मैं तो बाथरूम सिंगर जो बोलते हैं वैसा हूँ। तो प्रोफेशनल तो नहीं हूँ। सुनता हूँ, मैं बस काफी सुनता हूँ और उसमें जो रुचि जगी है, खास करके हिंदुस्तानी संगीत की बात करेंगे तो हमारे जो जनरेशन है उसमें रुचि होती नहीं है हिंदुस्तानी संगीत में किसी को। तो हम लोग जब स्टूडेंट थे तब एक स्पिक मैके करके एक होती थी ऑर्गेनाइजेशन, जी। अभी भी होती है। तो स्पिक मैके में हम लोगों को इन्वॉल्व हो गए और उसमें जैसे होता है कि संगीतकारों का सामान उठाना, उनको उनका स्टेज ठीक करना, ये सब करते थे। और वही सब करते करते फिर वहाँ सुनना भी पड़ता था उनको। सुनते सुनते लगने लगा कि कुछ अच्छी चीज हो रही है। फिर उनके किस्से होते थे। मतलब हमारी शुरुआत जो मैंने ये किताब भी बनाई है वो इसलिए क्योंकि संगीत से अधिक होता था इनके पास किस्से बहुत होते हैं संगीतकारों के पास, कि ऐसे हुआ, यहाँ गए, क्योंकि वो हमेशा टूर पे रहते हैं। और ये बता रहा हूँ, मैं जब अमेरिका में था तब स्पिक मैके में काफी एक्टिव था, तो वहां पर इनके पास बहुत सारे किस्से होते थे, यहाँ गया तो ये हुआ। और इसी तरह से रुचि जगती गई, अब सुनने भी लग गया धीरे धीरे। हाँ, तो इसमें किस्से तो बहुत दिलचस्प किस्से हैं, और लेकिन उनको पढ़ के जैसा आप बता रहे हैं वैसा मुझे लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि आप थोड़े विनम्रता का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो संगीत की बारीकियों का जिक्र आपने किया है कि कौन से उस्ताद कौन सा राग कहाँ से पकड़ते थे, कहाँ से छोड़ते थे। वो एक मीड का जिक्र किया, ये मीड होती है, फिसलन होती है। ये ऐसे नहीं हो सकता है। या तो आप छिपा के रखना चाहते हैं। कहा जाता है पुराने लोग अपना हुनर दाब के रखते थे कि कहीं कोई खिसका न ले जाए, वो तो नहीं है। नहीं, ऐसा संगीत में अब रुचि होती है तो
कभी कभी आपके मन में सवाल होता है कि कौन, वो तो बता भी देते हैं संगीतकार कि ये राग गा रहे हैं, फिर आप उस विषय में थोड़ा जानने लगते हो। और बाकी किताबें मैंने पढ़ी है, संगीत पर अब रुचि हो गई तो किताबें मंगवा लेता हूँ जो भी नई आती है जैसी किताबें, और वो पढ़नी शुरू की हुई। तो किस्से ऐसा नहीं है कि मैंने गढ़े हैं, वो तो निकले हुए किस्से हैं। गढ़ने वाले हमारे साथ बैठे हैं, वाजपेयी जी, वो गढ़ते हैं। वाजपेयी जी, आपके जी। बारे में क्या कहें? ये किस्सा लखनऊ हुआ, इससे मतलब मेरा तो दिल लगा हुआ, मैंने पहले बता दिया। लखनऊ में मेरा दिल लगा हुआ है, और लखनऊ के नाम पे हमको हिमांशु जब दिखते हैं ऐसा लगता है वो आदमी जो साक्षात लखनऊ को अब लेके अपने साथ घूमता है। और हिमांशु को कल मैंने फोन किया डॉक्टर झा, जब आपके इस किताब के बारे में, इस इंटरव्यू के लिए कि हम साथ में बात करेंगे, तभी इनकी तरफ से खुशखबरी मिली कि इनकी सगाई हो गई है। तो हम औपचारिक रूप से इनको सार्वजनिक रूप से इस कोरोना काल में सगाई की बधाई भी देंगे। और बहुत बधाई आपको हिमांशु जी। सर बहुत शुक्रिया। और दोनों लोगों को दावतनामा अभी से ज़बानी तो दे रहे हैं, बाकी जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा तो बिल्कुल मिलेंगे और यहाँ इसका एक सेलिब्रेशन होगा। जी बिल्कुल, हालात सही हो जाए बस। तो मुझे एक चीज आलोक सर, आप डॉक्टर प्रवीण झा के बारे में और खास तौर पर ये जो किताब जिस पर आज चर्चा है, मैंने तो चूंकि जैसे डॉक्टर साहब से अभी आप पूछ रहे थे किस्सों के बाद, असल में जिस शख्स को किस्से में दिलचस्पी होती है फिर वो किस्सों के पीछे एक तरीके से किस्सों के ताकुब में लग जाता है, उसके पीछे लग जाता है कि कहीं से किस्सा मिले। और ये जो किस्सों से जिनका जुनून होता है उन वो अपने आप उनके अंदर किस्से जमा होते रहते हैं। कोई किस्सा कहीं सुना, जैसे आज हमने प्रवीण सर से कोई किस्सा सुना, वो हमें याद रहेगा, तो कई बार जब अगली बार हम किसी को सुना रहे होंगे तो वो किस्सा भी मेरी स्मृति के रेफरेंस से निकल आएगा। तो लेकिन ये जो किताब है, इसकी जो ये बहुत अहम किताब है इसलिए कि ये जो क्लासिकल म्यूजिक है, खासतौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जिसे हम कहते हैं, इसमें रुचि पैदा करने के लिए एक तरीके का आपके लिए कोई एक ऐसा शख्स होना चाहिए, या कोई एक ऐसा वाकया होना चाहिए, या कोई ऐसा किस्सा होना चाहिए जो आपको इंस्टेंट जोड़ दे, आपकी रुचि पैदा कर दे, यानी आपकी दिलचस्पी पैदा कर दे। अगर वो जिनके साथ जिंदगी में हो जाता है, वो सीखने, वो समझने भी लगते हैं, वो थोड़ा धैर्य से सुनने भी लगते हैं, वो उसका लुत्फ भी लेने लगते हैं। क्योंकि ये जल्दबाजी की चीजें नहीं है ना, ये धैर्य की चीज है। इनके लिए आपके अंदर एक भाव होना चाहिए, ये एक भाव पैदा भी करती हैं आपके अंदर, और आपके अंदर एक खास किस्म का भाव होना भी चाहिए, तभी आप इनके साथ, तभी आप ये तेज रॉ चीजें नहीं है, इनके साथ कदम मिलाने के लिए आपके अंदर एक ठहराव होना चाहिए। तो ये किताब मेरे नजदीक वो काम करती है जो कि बहुत सारी संस्थाएं जो कि बनी होती है ना के शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए, या सरकारी संस्थाएं भी, सभा एकेडमी, खूबसूरत किस्से हैं ये, कि ये किस्सा जब आप सिर्फ संगीत में नहीं, जो हमारी पूरी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारा तहजीबी असासा है पूरा, उसमें आपकी दिलचस्पी ये पैदा कर देती है किताब। तो बहुत ही, और इस जबान में एक हमारे ये भी है ना कि जैसे जो बहुत जानकार हो जाता है फिर एक खास किस्म का पांडित्य, एक खास किस्म का एक स्नोबरी भी उसकी जबान में या उसके एक्सप्रेशन में आ जाती है। मैं दूसरे की बात क्या करूं, मुझे कई बार अपने को लेके ये सेल्फ डाउट रहता है कि जब हम सुनते हैं कि किस्सा लखनऊ जिस जबान में लिखी गई है वो शायद वो जबान नहीं है जो ज्यादा समझ में आ रही हो। मेरे साथ मजबूरी है कि मेरी जबान ही इस तरह की बन गई, हमने जिस तरह से, जो मेरी तरबियत हुई। लेकिन ये किताब मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, और हम तो हमेशा मतलब ये किताब आपको भारत की महानता के करीब ले जाती है। आपको वो फर्जी वाला राष्ट्रवाद का गर्व नहीं होता है जो हमारे यहाँ टीवी स्क्रीन पे, वो समाचार चैनलों पर दिखता है। आप इसको पढ़ेंगे, आपको इत्मीनान से एक सुकून होगा कि यार ये जिस जगह हम हैं वो जगह एक खास जगह है और उसका एहतराम होना चाहिए। जी शुक्रिया। जी, ये जो और वास्तव में ये बिल्कुल हिमांशु ने, आप कहें तो मेरे दिल की बात कह दी, लेकिन इसे पढ़ के मुझे यही लगा कि मैं कितनी समृद्ध, कितनी बड़ी परंपरा, कितना बड़ा खजाना है
और ये कोई कहीं एक जगह होगा, भारतीय संगीत का इतिहास नाम से एक कोई बड़ा ग्रंथ लिखा गया होगा, जिसे मैं आप उठाएंगे, लाइब्रेरी से निकालेंगे, उसके बाद उसका वजन देख के डर जाएंगे और उसमें दब जाएंगे और उसको रख देंगे। उसमें वो पुल नहीं होगा, वो आकर्षण नहीं होगा, वो हुक नहीं होगा कि वो आपको पकड़े और अपनी तरफ खींचे। जैसे मैं बता रहा हूं, जब से किताब आई है, 3-4 दिन हुए, तब से मैं इसको लगातार पढ़ रहा हूं। कुछ किस्से 2-3 बार पढ़ गया, कुछ हो सकता है बीच में भी छूटे हों, क्योंकि ये मैं पन्ने पलट पलट के पढ़ता हूं, जो ऐसी मजेदार चीजें होती हैं। अब इनमें जैसे एक नहीं अनेक ऐसे किस्से हैं, और साथ में उसके साथ जो ये नहीं है कि केवल चुटकुलों की किताब है, साथ में इतिहास है। भारत भर के संगीत के घरानों को एक साथ रखा गया है, पिरोया गया है, उनकी विरासत बताई गई है। मैहर का घराना कैसे भारत छोड़कर अमेरिका चला गया, वहां बस गया, उसका दर्द भी महसूस होता है। आपने सोचा क्या था? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप बाथरूम सिंगर हैं, आपका हल्की सी रुचि हो गई। मुझे ये बात बिल्कुल कतई इस पे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई आदमी जिसकी संगीत में हल्की सी रुचि हो, ये तो ऐसा आदमी लग रहा है जिसने संगीत को जिंदगी दे रखी हो, वो निकाल के ला रहा हो। नहीं, इसके बारे में एक मराठी बहुत अच्छे मराठी कथाकार रहे हैं, पूला देशपांडे जी, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जी। हाँ, तो उनका बड़ा उन्होंने भी जो है संगीत में मेरी वाली ही, मतलब उनकी तो खैर बहुत ज्यादा ज्ञान था, लेकिन वो जिस तरह से अपने को डिस्क्राइब करते हैं कि उनका काम यही था, बोलते थे कि जैसे मंदिर में जाने के लिए, प्रसाद लेने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि भीड़ में कैसे कोहनी मारनी है और कैसे आगे पहुंचना है कि जल्दी से प्रसाद मिल जाए, तो वो आपको ट्रिक सीखना पड़ेगा। तो ये संगीत में जिसको रुचि होती है उसको तानपुरा, तुरंत रिक्शे से उतरे और तानपुरा पकड़ लिया और उनके साथ बैठ गए और बोला कि ये संगीत तो बाद में शुरू होता है, पहले जो उनकी ट्यूनिंग चल रही होती है तानपुरे की, तो उसमें ऐसा लगता है जैसे कोई सुंदरी अपना ड्रेस कर रही हो, अपनी श्रृंगार कर रही हो, और आप उसको देख रहे हैं। राग तो बाद में शुरू होगा जब सुंदरी मुड़ेगी आपकी तरफ, लेकिन उसके पहले का जो माहौल होता है कि संगीतकार बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं, उनके बीच में गपशप चल रही है, और कई संगीतकार थोड़ा पान खा लेते थे, सिगरेट भी पीते थे बहुत लोग, कोई शराब भी थोड़ा सा पी लेते थे। तो ये चीज जो है ये बैकग्राउंड में चलता रहता था, और उसके बाद ये लोग जब बैठते थे मंच पर तब तक जाके संगीत होता था। तो सिर्फ संगीत, हिंदुस्तानी संगीत को जो एक शास्त्रीय शब्द से तो मैंने इस किताब में भी प्रयोग नहीं किया है, इसको शास्त्रीय कह के ना बहुत ही दूर बना दिया गया, जबकि शास्त्रों के अंदर क्या कर दिया जाता है। हाँ, ये हमारे इसको लोक परंपरा की चीजें हैं, ये सब ऐसे लोग गाते रहे जिन्होंने आज तक, जो थिरकवा साहब थे उन्होंने निरक्षर थे, वो अंगूठा लगाते थे, तो ऐसे लोग थे जिनको कि कोई भी वो किस्सा है, बड़ा जोरदार किस्सा है अहमद जान थिरकवा का जो किस्सा है अंगूठे वाला। लेकिन उस पर मैं हूँ, उससे पहले मैं आपके लिए डॉक्टर झा, एक हमारे दर्शक हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, नागेश मिश्रा जी, ये रिटायर्ड इंजीनियर इन चीफ हैं, और उन्होंने एक पोल खोलने वाला संदेश भेजा है। आप कह रहे हैं कि कोई संगीत से संबंध नहीं है, लेकिन अब वो संदेश सामने आपको स्क्रीन पे भी दिख सकता है। वो कह रहे हैं, प्रवीण जी खुद तो संगीत के ज्ञानी हैं ही, इनके नाना जी प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ बहुत अच्छे संगीत के जानकार और गायक भी थे। मेरी जानकारी में मैथिली गीत का पहला रिकॉर्ड उन्हीं का था। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने उनसे कुछ सीखा नहीं है। मेरी रुचि जब हुई तब तक वो जा चुके थे, अब मुझे लगता है कि उनसे बहुत कुछ सीख सकता था मैं। हो सकता है कुछ आनुवंशिक आ गया हो। हाँ, ये हो सकता है, सही बात है, ये आपने अच्छा कहा कि जेनेटिक्स से कुछ जीन्स में आ गया हो। लेकिन एक किस्सा मैं सुनाऊंगा। कुछ लोग यहाँ, मेरे दर्शक ये मांग कर रहे हैं कि भाई कुछ नमूने तो दिखाओ, आपस में तो बात कर रहे हो, किताब में है क्या कुछ, हम भी तो जाने। इस पे सुनिए डॉक्टर साहब, आप भी सुनिए और आप भी सुनिए। सबसे बड़े किस्सा वो है, ये सेम बात लखनऊ में वाली आसी साहब की दुकान थी, अमीनाबाद में शायर थे, और मुनव्वर राना साहब के, भारत भूषण पंत के और रईस अंसारी और खुशबीर सिंह शाह जैसे लोगों के, बड़े शायरों के उस्ताद भी थे। तो किसी ने कहा वाली आसी साहब से कि यार ये आपकी दुकान पे तमाम बातें हुआ करती शायरी के बारे में, शेर तो सुनाए नहीं जाते हैं, शेर सुनाइए कोई।
तो वाली साहब बोले कि भाई ऐसा है, तुमने बंदूक की दुकान पे कभी गोली चलते देखी है? तो वो है जी जी बिल्कुल, सुनाया जाए। ये सही है। ये बढ़िया आपने बताया। लेकिन मैं एक किस्सा इसमें से मुझे जो बहुत बड़ा मजा आया जो सुन के, जो केसरबाई के बारे में आपने लिखा है जी डॉक्टर, कि केसरबाई केरकर ये कह रहे हैं कि कहा जा सकता है कि संगीत में पुरुषों की सत्ता पर पहली काबिल चोट केसरबाई केरकर ने की थी। उससे पहले भी तवायफ परिवारों की स्त्रियां गाती रहीं, लेकिन केसरबाई नाचने वाली तवायफ न थी। एक बार वो गा रही थी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण अगली पंक्ति में बैठे थे। वो इतने उत्साहित हो गए कि कहा, केसरबाई आप जो चाहें मांग लें। केसरबाई ने हंसकर कहा, अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे दे दीजिए। क्या बात है। यशवंत राव जी ने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं, कुछ और मांगिए। उन्होंने कहा, जिसकी कुर्सी अपने हाथ में नहीं वो भला केसरबाई को क्या देगा। क्या और इन्हीं केसरबाई का दूसरा किस्सा, वो दिल्ली में केसरबाई राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों से उतर रही थी और इंदिरा गांधी जी मिल गईं। उन्होंने केसरबाई के गला छू कर कहा, अपनी बुलंद आवाज मुझे दे दीजिए। केसरबाई ने कहा, तुम तो यूं ही इतना चिल्लाती हो, मेरा गला मिल गया तो भूचाल ला दोगी। क्या बात, वाह। ये जो किस्से हैं, ये इनमें हिमांशु आपने जो पढ़ा है उसमें आपको सबसे मजेदार क्या चीज लगी जो याद है? इस किताब में? जी, इस किताब में। अरे इतनी सारी चीजें हैं कि मतलब पूरा प्रोग्राम फिर हम ही किस्से सुनाते रहेंगे। लेकिन जो खास चीज लगी वो हमने एक बात की ना कि अगर किसी को 10 किस्से, मान लीजिए हमने किसी को मोहम्मद रफी के 10 किस्से दे दिए, अब वो 10 किस्से, देखिए एक तो ये होता है एक किस्से का एक चैप्टर हो जाए, जैसे कि आमतौर पर किस्सा किस्सा लखनऊ में ये किया गया। लेकिन एक जो खास बात है इस किताब की, इसमें तो बाकायदा अध्याय हैं, और वो जो सास के घर अध्याय हैं वो अलग हैं और गायकों के अलग हैं, और उसमें अलग अलग किस्से हैं और उसके बीच में कुछ इंसाइट्स हैं, कुछ तथ्य हैं, कुछ चीजें हैं, और वो ऐसे गूंथा गया है कि वो एकदम जिसको हमारे कहते हैं ना कि पतंगबाज ये बात जानते हैं कि तार जो होता है जिससे पतंग लिपटाते हैं वो, उसके गूंथने की आमतौर पे लगता है कि यूं आप तार गूंथ दीजिए, लेकिन वो तार आप कैसे गूंथ रहे हैं इसका असर आपको तब पता चलेगा जब आप आसमान में अपनी पतंग बढ़ा चुके होंगे और आपको दूसरी पतंग लिपटानी होगी, तो ये असर वहां पे खुलता है जाके। तो किसी का शेर भी है कि इतनी आसानी से कब अहले हुनर खुलते हैं, जब बुलंदी पे पहुंचते हैं तो पर खुलते हैं। तो बात यह है कि ये जो इसकी जो गूंथा गया है इन किस्सों को, मेरे लिए सबसे बड़ा कमाल दो चीजें बहुत, एक तो ज्ञान तो डॉक्टर साहब का जो है वो तो विविध क्षेत्रों में है, वो मतलब जब क्रिकेट पे लिखते हैं तो भी वो ऐसा ही लिखते हैं, और जब कोई अपनी तरफ से कुछ एक चीज लिखते हैं जो जिसमें थोड़ा व्यंग्य भी होता है, थोड़ा हास्य, वो भी है, वो एक तो हुनर उनका ज्ञान का तो अपना है। लेकिन जो हमें जिसकी वजह से हम फैन हैं इनके, एक तो इनकी जो जबान है इतनी रस में डूबी हुई है ना, वो इतनी ज्यादा सरस है वो कि आप एक किस्से का मूल भाव एक है कि कहानी का भी है, वो किस्सों में वो ज्यादा शदीद है कि फिर क्या हुआ, ये आगे का जो इश्तियाक है वो बना रहना चाहिए कि किस्सा अपनी मिराज पर, अपने क्लाइमैक्स पर कब पहुंच रहा है। इनकी जो भाषा है वो इतनी ज्यादा दिलकश है ना, खींचने वाली, और इतनी रसीली है वो कि वो आपको एक माहौल में ले जाती है। तो एक तो वो है, दूसरा ये बहुत तकनीकी बात है, पता नहीं हम समझा भी पा रहे हैं नहीं, लेकिन दो किस्सों को जोड़ना आपस में ये बहुत मुश्किल काम है, मतलब ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो मेरे लिए ये दो चीजें हैं, किस्से तो बहुत हैं। बिस्मिल्लाह खान साहब का किस्सा अभी हमने एक जगह सुनाया, वो मेरा बहुत पसंदीदा किस्सा है, इनसे ही सुना था, वो किताब से पहले फेसबुक पर पढ़ा था कि हमें ये खराब भी लग रहा है कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो उनकी किताब के किस्से कभी आप सुना रहे हैं कभी हम सुना रहे हैं, तो हमें उनसे सुनने चाहिए, लेकिन सही बात है, ये सही है। हम सुना देते हैं। ये मेरी तरफ से एक, मतलब ये हम तो फैन है भाई, तो मेरे लिए एक ये है ना कि जैसे इफ्तिखार साहब, हमने बात की इफ्तिखार आरिफ से पिछले दिनों, तो हमसे कहा उन्होंने कि वो सुनाइए कुछ। अब इफ्तिखार आरिफ के सामने हम क्या किस्सा सुनाएंगे लखनऊ का, सुनाया ये सोच के कि भाई कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो वो एक किस्सा है वाह उस्ताद में
कि बिस्मिल्लाह खां साहब जमशेदपुर से बनारस आ रहे थे ट्रेन में, और 3rd क्लास का सफर था, भीड़ बहुत थी, और अगले दिन उन्हें कुंभ जाना था इलाहाबाद में। तो कोई बांसुरी वाला लड़का सांवला सलोना उसमें चढ़ा ट्रेन में, और अचानक से बांसुरी की धुन उन्हें सुनाई दी बिस्मिल्लाह खां साहब को। बिस्मिल्लाह खां साहब का तो हमने उसमें वॉक द टॉक में भी देखा, शेखर गुप्ता से वो बताते हैं कि कैसे वो आवाज आई बेगम अख्तर की, तो वो एकदम, या लता मंगेशकर की, तो कैसे उत्साहित हो गए। तो उन्होंने जब ये धुन सुनी तो वो गए उस लड़के के पास, और जब उसने बजाना बंद कर दिया तो उसको एक सिक्का दिया और कहा कि फिर से बजाओ, और फिर उससे सुना, और फिर उसने जब बंद किया तो फिर एक सिक्का दिया, कहा फिर से बजाओ। तो इस तरह से उनके पास जितने रुपए थे सब खत्म हो गए, और वो उसे सुनते रहे उस लड़के को। अगले दिन इलाहाबाद में कुंभ में बिस्मिल्लाह खां साहब ने वही धुन जो उस लड़के ने बजाई थी, जिसको बहुत ध्यान से सुना था उस्ताद ने, वो बजाई। तो सब लोगों ने पूछा कि कौन सा राग था, तो बिस्मिल्लाह खां साहब बोले कि ये कान्हा रीरा राग था। तो हरिप्रसाद चौरसिया भी वहीं थे, उन्होंने पूछा भाई ये तो कोई राग नहीं होता, ये कहाँ से सीखा आपने? तो बिस्मिल्लाह खां ने अपने अंदाज में कहा भाई कल ट्रेन में कान्हा मिले थे, वही सिखा गए। तो ना, ये सिर्फ संगीत का किस्सा नहीं है, ये हमारी जो पुरानी कदरें हैं, जो हमारी मुश्तरका जो वैल्यू सिस्टम है हमारा, उसकी भी एक झलक है इसमें। जी डॉक्टर साहब, अब आप सुनाएं, मतलब हम तो क्या मतलब। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ किस्से आपके मुंह से आ जाएं। हालांकि यहाँ दर्शक तो कह रहे हैं कि कुछ संगीत ही सुनवा दो। संगीत हम गाएंगे तो फिर वो पूरे मतलब उस्तादों की तौहीन हो जाएगी। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें ये कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से रेकमेंड कर दें आज कुछ चीजें, कि जब ये वार्ता खत्म हो तब लोगों को ये चीजें सुननी चाहिए यूट्यूब। क्या सुन सकते हैं? जी, लेकिन कुछ कौन किस्सा सी संगीत? हाँ, जी हिंदुस्तानी संगीत में तो मैं यही कहूंगा कि आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं कहूंगा कुमार गंधर्व को सुनिए। कुमार गंधर्व एक ऐसे गायक थे जो किसी घराने से ताल्लुक नहीं रखते थे, और वो मतलब हमारे एक कहते हैं कि बाकी सारे जो हैं वो खानदानों से आए, ये आम आदमी एक कॉमन मैन थे जो कि गाने लग गया और इस कदर तक पहुंचा और बिना किसी घराने के पहुंचा। तो उनकी जो आवाज है उसको सुनकर आप रिलेट ज्यादा करेंगे, और उन्होंने कबीर के निर्गुण गाए हैं वो, या फिर उससे सबसे शुरू में जो मोह होता है एक रूहानी आवाज उनकी, जो नहीं तो बाकी लोग जो शास्त्रीय परंपरा के लोग हैं, कुमार गंधर्व भी बहुत अच्छा शास्त्रीय परंपरा का गाते हैं, लेकिन उनकी आवाज में एक आपसे जुड़ने वाली बात होती है जो मैं कहूंगा कि सुन सकते हैं। कुमार गंधर्व से सबसे पहले शुरुआत करें और इंस्ट्रूमेंटल खूब सुने। इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है कि क्या गा रहा है, क्या बजा रहा है, वो महत्वपूर्ण आपको एक बहुत अच्छी सुनाई देगी, जिसको अब आजकल लोग म्यूजिक थेरेपी में यूज करने लग गए हैं, और बड़ी अच्छी उससे संतूर सुन सकते हैं। ये सब सुनना चाहिए। फिर उसके बाद तो जब रंग जमेगा फिर तो होता है कि क्या सुने क्या ना सुने। ये तो आजकल यूट्यूब के बाद तो लाखों आपको मिल जाएंगे, इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं कि अब शास्त्रीय संगीत बहुत आसान हो गया। पहले लोग ढूंढते रहते थे, एलपी वेलपी लाते थे, अब वो सब बहुत आसान हो गया। तो सुनने के लिए तो काफी अच्छी चीज है। इस प्रोग्राम के बाद सीधा शुरू कर दे। ये भी सही है। तो आप कुछ किस्सा सुनाएं तो अच्छा लगेगा डॉक्टर साहब। एक किस्सा सुनाऊं? जी हाँ, जैसे मैंने इस किताब में शायद शुरुआत में हिमांशु जी जैसा किस्सा को तो नहीं हूँ, तो मैं तो लिखता हूँ और उसको पढ़ा, लेकिन हिमांशु जी आपके फैन है सर, हिमांशु जी फैन है आपके। हाँ, एक किस्सा है कि एक राजब अली खान की मैंने बात की। राजब अली खान थे देवास में जी, और उनकी शुरुआत जो हुई थी तो वो कोल्हापुर में अलादिया खान साहब को वो चुपके से सुनते थे उनके कमरे में। तो वो उनको सुनते थे, तो एक दिन पता लग गया कि सुन रहा है कोई। तो फिर उन्होंने शिकायत कर दी, जो कोल्हापुर के थे जमींदार राजा, उनको शिकायत कर दी कि ये तो रोज आके मुझे सुन जाता है और फिर बजाता है, फिर गाता है ये। तो उनको उन्होंने भेज दिया देवास। तो वो देवास चले गए। हाँ, और देवास चले गए। अब उनके इन दोनों की जो रंजिश थी वो फिर चली जिंदगी भर।
तो आखिरी मौके पर जब ये पहुंचे एक बार अलादिया खान वहां पर भोपाल पहुंचे शायद, तो वहां पर उन्होंने चिट्ठी भिजवाई रजब अली खान को कि अब जो है हमारी रंजिश, अब तो दोनों हम मरने ही वाले हैं, तो अब ये जो रंजिश को खत्म किया जाए। तो रजब अली खान ने वहां से चिट्ठी भेजी कि अलादिया, इतने दिन हमने अपनी रंजिश कायम रखी है, तो अब क्या खुदा के डर से रंजिश खत्म कर दें? अब तो ये सीधा ऊपर जाकर ही रंजिश खत्म होगी, तो वो नहीं मिले उनसे। और ये बताते हैं कि जब अलादिया खान साहब की मृत्यु हुई तो वो बहुत रोए और उन्होंने कहा कि अब मैं किससे पिटीशन करूंगा, अब किससे मैं प्रतियोगिता करूंगा कि उससे अच्छा गाना है, तो वो अब नहीं रहा, तो अब मेरे जीने का क्या मतलब है। तो वो एक इस तरह की होती थी, संगीत में रंजिशें भी होती थी, तो बड़ी प्रेम से होती थी। अच्छा, ये जो आपने खानदान ढूंढे हैं, यानी घराने ढूंढे हैं, फिर आपने कहा कुछ घराने हैं कुछ नहीं हैं। अब जैसे कुमार गंधर्व के बारे में आपने कहा कि वो किसी घराने से नहीं जुड़े हैं। कुछ ऐसा लगता है किताब लिखने के बाद, कई बार आफ्टर थॉट होता है, अब तो किताब पब्लिश हो गई है, लेकिन आपको लग रहा हो कि कुछ छूट गया? कुछ आफ्टर थॉट होता है कि कुछ छूट गया, कोई चीज जो आप करना चाहते थे, या अब आपको लगता है ये भी कवर कर लेता? हाँ, काफी कुछ छूट गया इसमें से, जैसे सीआर व्यास जैसे बड़े संगीतकारों का नाम ही नहीं है इसमें। तो ये संगीत असल में इतना अथाह है कि इसको कम समेटने में बहुत कुछ छूट गया है। और इसमें मैंने क्या किया था कि ये किताब थोड़ी और मोटी थी, इसमें मैंने रागों के विश्लेषण किया था। तो वो जब प्रकाशक ने पढ़ा, वो कही कि जहां तक किस्से हैं वहां तक तो हर कोई मजा लेगा, और जैसे ही राग आएंगे तो सब वैसे ही बोर हो जाएंगे, तो इसको जो है अगले किसी किताब में डालो, इस किताब में बस किस्सा रहने दो जो बच्चा बच्चा पढ़ ले, नहीं तो जी। तो ये जैसे मैंने कहते थे, ये आपने कहा कि शास्त्रीय संगीत तो कहीं शास्त्रीय लिखा ही नहीं है, तो उन्होंने शास्त्रीय हिस्सा किताब से बाहर कर दिया। हम लोग इसको पक्का गाना कहा करते थे, पक्का गाना या पक्का राग कहते थे जो शास्त्रीय संगीत होता है। और इसकी पहचान हमारे बचपन में बताई जाती थी कि जिस गाने में कुछ भी समझ में ना आए वो पक्का गाना है। लेकिन उस पक्के गाने के बीच से आप ये निकाल के इतनी शानदार कहानियां लाए हैं, किस्से लाए हैं, ये एक तरह से आप हमारी संस्कृति में गोता लगा के मोती निकाल के लाए हैं। इसके लिए डॉक्टर साहब आपको जितनी बधाई दी जाए, जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। इस पे हम लोग बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन एक थिरकवा साहब का किस्सा अगर आप ही सुना दें तो और अच्छा रहेगा। नहीं तो हिमांशु, आपको याद हो तो आप सुनाएं। नहीं, डॉक्टर साहब सुनाएंगे उसको, क्योंकि हमने इन्हीं की किताब में पढ़ा था उसको। और हालांकि थिरकवा साहब का घर जो है, जो लखनऊ में, मतलब अब तो वो घर नहीं उनका, अब तो बहुत ही उपेक्षित। ये मतलब ये किताब इसलिए भी पढ़ना जरूरी है, हमेशा कहते हैं इस बात को, कि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तब आपको ये पता चलेगा लखनऊ में कितने 50 लाख आबादी होगी, 50 लाख में कितने लोग हैं जो जहाँ वो जो सड़क है विक्टोरिया स्ट्रीट जिसे हम कहते हैं ना, खास की जो सड़क, जिसके एक तरफ थिरकवा साहब का घर है, और वो घर इतनी खराब हालत में है, इतनी बदहाल हालत में। किसी को पता है कि यहाँ एक ऐसा आदमी रहता था कि मतलब तबले में वो अपना बदल नहीं रखता। और किस्सा तो खैर वो एक किस्सा सुनाएंगे डॉक्टर साहब, वो समझ में आ जाएगी शख्सियत उनकी। जी जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर। अहमद जान थिरकवा साहब का आकाशवाणी वाला किस्सा। मुझे आप आवाज आ रही है बीच बीच? जी जी, शायद मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा है तो हाँ, मैंने थिरकवा साहब, आपकी बात थिरकवा साहब पूछ रहे थे शायद आप। हाँ, हम कह रहे थे कि अगर आप वो अहमद जान थिरकवा साहब का वो किस्सा सुना दें, आकाशवाणी वाला। अहमद जान थिरकवा साहब के बारे में? जी हाँ, थिरकवा साहब का किस्सा नहीं, कुछ कनेक्टिविटी। तो हाँ, ये है कि थिरकवा साहब तो अंगूठा छाप थे, और को तो वानी में तो उनको उस पे कुछ तर्क ने उन पर हंस दिया थोड़ा सा, कहा ग्रेजुएट हूँ, कहा कि यहाँ
नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है हिमांशु, ये आवाज साफ नहीं आ रही है, कनेक्टिविटी में समस्या हो रही है। कुछ आवाज कट कट के आ रही है। बहुत ज्यादा कर रही है। तो ये किस्सा फिर हिमांशु आप ही सुना दें तो कैसा रहेगा? नहीं, डॉक्टर साहब से कहिए कि दोबारा आ जाएं, वो लीव करके दोबारा आ जाएं। ये भी कर सकते हैं वैसे डॉक्टर साहब, अगर आप इससे एग्जिट करके दोबारा जुड़ें तो शायद बेहतर हो जाएगा। हजारों होंगे, लेकिन थिरकवा पूरे स्टार पे एक ही है। नहीं, वो आवाज हमारी भी उनको नहीं जा रही है, मुझे ये लग रहा है। अच्छा, नहीं जा रही है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक, तो आप लीव करके दोबारा से आ जाइए। आप अगर इसमें दोबारा एक बार कनेक्ट हो जाएं डिस्कनेक्ट करके। हाँ, अब निकले हैं तो दोबारा जुड़ जाएंगे मेरा ख्याल है। इस बीच हिमांशु में आपको भी मतलब एक निमंत्रण भी देना है और बताना भी है कि मैं आपकी किताब पर भी एक ऐसा ही प्रोग्राम करना चाहता हूँ। अच्छा। और उसमें भी मैं एक और मेहमान लाऊंगा। बिल्कुल। जो लखनऊ के वाजपेयियों की काफी आजकल गाथा सुना रहे हैं। अच्छा, वो एक वीडियो हमने एक वीडियो देखा हमने उनका। हाँ जी। तो हमारे पुराने दोस्त हैं महमूद मेहंदी आबदी जी, बहुत अच्छी वीडियो है वो, हमने देखी होगी। बड़े मशहूर डिबेटर थे जब हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, तो बड़े शानदार डिबेटर थे। और लखनऊ दूरदर्शन को शुरू करने में, वहाँ की शुरुआत में जो लोग पर्सनालिटीज थी जो वहाँ दिखाई पड़ते थे, उनमें से वो हैं। और उसके बाद वो ओएनजीसी में चले गए। काफी समय ओएनजीसी में काम करने के बाद उन्होंने अब वकालत शुरू कर दी है। यहाँ मुंबई में वकालत करते हैं, लेकिन कल्चर बाजार नाम से एक वो चैनल चलाते हैं यूट्यूब पर। जी। तो डॉक्टर साहब जुड़े नहीं? नहीं, डॉक्टर साहब वापस जुड़े नहीं है। जुड़ेंगे तो उनको आप मैसेज कर दीजिए। हाँ, मैं एक संदेश भी करता हूँ। इस बीच अगर आप कुछ सुनाएं हिमांशु तो अच्छा रहेगा। जी, तो वो किस्सा जो डॉक्टर साहब सुना रहे थे वो असल में ये था कि आकाशवाणी में लखनऊ में थिरकवा साहब गए चेक लेने के लिए। चेक रिसीव करने की एक फर्ज अदायगी होती है कि आपको साइन करना पड़ता है कि आपको चेक मिल गया। अब थिरकवा साहब को पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, अंगूठा लगाते थे वो, तो उन्होंने कहा कि भाई ये इंक पैड मंगवाया जाए। तो वो जो ड्यूटी ऑफिसर था जो चेक दे रहा था और साइन ले रहा था, वो हंस दिया। थिरकवा साहब को उसकी हंसी जो है वो नागवार गुजरी। उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम क्यों हंसे? वो कुछ नहीं बोला, खामोश रहा। थिरकवा साहब ने पूछा कि तुम इसीलिए हंसे कि मैं अनपढ़ हूँ, अंगूठा लगाता हूँ? फिर वो कुछ नहीं बोला, क्या बोलेगा, कन्फ्रंट कर लिया उसको। फिर थिरकवा साहब ने उससे पूछा कि तुम कितना पढ़े हो? अब इसमें उसको थोड़ा उसकी अना को चोट लगी, उसने फौरन कहा कि मैं ग्रेजुएट हूँ। थिरकवा साहब ने उससे कहा तुर्की बतुर्की की ग्रेजुएट इस मुल्क में लाखों हैं, अहमद जान थिरकवा सिर्फ एक है। ये किस्सा है अहमद जान थिरकवा। ये जो जलवा है, ये जलवा थिरकवा साहब का ही हो सकता था। जो तो एक से एक किस्से हैं इस किताब में। अब डॉक्टर साहब जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर मैं जो हिमांशु के साथ इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन एक किस्सा मैंने और इसमें से निकाला था। हाँ, आ गए सब जुड़ रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब। अरे वाह, आपने तो लोकेशन चेंज कर ली। नहीं, लोकेशन भैया मैंने वो शायद फोन पे ठीक किया था। अच्छा। तो वो किस्सा जो आप अहमद जान थिरकवा साहब का सुना रहे थे, वो तो दरअसल आवाज आई नहीं इधर। फिर हिमांशु ने अभी वो किस्सा सुना डाला। ठीक है। लेकिन एक और किस्सा जो बड़ा जोरदार किस्सा मुझे लगा, और ये है उस्ताद फैयाज खान साहब का। मुझे और बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना दिल को छू लेने वाला, जो एक स्टेशन मास्टर के बच्चे की जनेऊ में गए थे। क्या बात। हाँ, वो अगर आपको याद हो तो। हाँ, वो किस्सा ऐसा था कि उस्ताद फैयाज खान साहब बड़े दिलदार आदमी थे। मतलब एक और किस्सा मैंने लिखा है कि फैज दिल थे वो। तो वो जहाँ जाते थे तो पैसे वो काफी लेते थे, सब फीस उनकी काफी ऊंची थी, लेकिन उनको किसी पे दिल आ जाता था तो नहीं भी लेते थे। तो कहीं पर एक बात हुई कि किसी के जनेऊ में
फैयाज खान साहब को बुलाया जाए, उनको जो स्टेशन मास्टर थे एक, तो ये टीटी थे शायद, ट्रेन रेलवे में थे, तो उन्होंने उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि फैयाज खान साहब आए। तो उन्होंने इंतजाम किया, फैयाज खान साहब की फीस पूछी तो उन्होंने बोला कि 300 रुपये लगेंगे, जो उनके असिस्टेंट होंगे जो उन्होंने किया होगा। तो फिर वहाँ पर फैयाज खान साहब, उसके लिए उन्होंने इंतजाम किया कि ठीक है पैसे दिए जाएंगे और फैयाज खान साहब आएंगे। जब उन्होंने वहाँ देखा पहुंचकर उन्नाव में, उनके घर में जब गए तब देखा कि यहाँ तो बड़ी हालत इनकी बुरी है। उन्होंने किसी से पूछा कि कितना कमाता होगा ये आदमी, उसने कहा कि साल का 80 रुपया कमाता होगा ये, तो और क्या कमाता होगा। तो फैयाज खान साहब कहते मुझे 300 रुपये दे देगा, ये 80 रुपया साल का कमाता है तो कितनी कमाई दे देगा। तो पहले तो इन्होंने जो वो जिसका जनेऊ हो रहा था बच्चे, उसको अपनी हीरे की अंगूठी दे दी, और फिर उसके बाद कहा कि अब मैं पैसे तो एक भी नहीं लूंगा, तुम ऐसा करो रेलवे में काम करते हो, बस मेरा वापसी का टिकट नहीं लगना चाहिए। तो उतने पर वो उन्होंने चले गए। तो बड़े उनकी इस तरह की किस्से हैं कई सारे की बिल्कुल ही उनको फिक्र नहीं थी। ये टिकट वाले जो किस्से हैं ये मैं देख रहा हूँ पुराने उस्तादों के एक से ज्यादा किस्से इसमें हैं। ऐसा लगता है कि वो जैसे जो बिस्मिल्लाह खान साहब का भी जो किस्सा सुनाया गया उसमें भी ये था कि वो 3rd क्लास में सफर कर रहे थे, 3rd क्लास में सफर करते थे। और इसी तरह एक और किस्सा है जिसमें आमतौर पे देख रहा हूँ कि उस्ताद या तो बिना टिकट सफर कर लेते थे और या उन्होंने कहा साहब लाट साहब से। ये एक और किस्सा है कि जी निसार हुसैन खान, हाँ, और उन्होंने उस्ताद निसार खान साहब का किस्सा है कि ट्रेन में गए और उन्होंने गाना शुरू कर दिया तो पूरी ट्रेन रुक गई, सारे ट्रेन वाले लोग उतर गए। फिर उन्होंने कहा वहाँ कि जो लाट साहब, उस समय लाट साहब अंग्रेज होते थे, तो उनको कहा कि आप मेरा पास बनवा दीजिए। उसके बदले में उन्होंने क्वीन महारानी के लिए गीत गाया था। तो उन्होंने अंग्रेजों का जो राष्ट्रीय गान है उनका नेशनल एंथम गा के सुनाया, राग बड़ा हंस सारंग में लगा। और उसके बाद इसी में ओंकारनाथ ठाकुर का साहब का भी एक किस्सा वाह उस्ताद में हमने पढ़ा था कि वो गए थे एक जमाने में अंग्रेजों को। जी बिल्कुल, वो सुनाइए डॉक्टर साहब, वो सुनाइए उनकी, वो बताइए वो बात। हाँ, ओंकारनाथ ठाकुर उस समय के म्यूजिक थेरेपिस्ट थे। वो बोलते थे कि मैं गाऊंगा तो फिर आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। वो हर राग से वो कहते थे कि ठीक कर सकते हैं। और उस पर उनका क्रिटिसिज्म, क्योंकि उस समय म्यूजिक थेरेपी वगैरह अभी भी कमजोरी है, उस समय भी कमजोरी थी, तो उनको भी लोग चिढ़ाते थे कि आपका गठिया क्यों नहीं ठीक होता जब इतना गाते हैं, तो जब दूसरों को ठीक करते हैं तो एक बार लेकिन वो मुसोलिनी को पता लगा कि है कोई हिंदुस्तानी संगीत वाला जो कि रोग ठीक कर देता है, तो उसको अनिद्रा की बीमारी थी। मुसोलिनी जो उनको थी, अनिद्रा होती थी जी। इसके लिए उनको बुलाया कि कोई है जो कि अच्छा गाता है और मुझे ठीक कर देगा। तो पहले इन्होंने क्या किया कि मुसोलिनी को सुनाया, उन्होंने हिंडोल, राग हिंडोल सुनाया। तो हिंडोल वीर रस का राग है और उसमें बस 4 ही स्वर होते हैं और उसी से बिल्ड होता है। 3 ही स्वर में भी कई लोग गा देते हैं। तो उसको राग हिंडोल जब सुनाया तो मुसोलिनी भड़क गया। वो वीर रस का राग था, तो वो वैसे ही तानाशाह आदमी थे, वो हिटलर के साथी थे, तो वो पूरा भड़क गए, वो गुस्से में आ गए और उन्होंने बोला स्टॉप। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा माइल्ड करते हैं, तो फिर उन्होंने राग छायानट गाया। छायानट करुणा रस का है। उसको सुन के मुसोलिनी पूरे इमोशनल हो गए और वो अपना वायलिन लेके आ गए और साथ में फिर वो वायलिन बजाने लग गए कि उसी में डूब गए वो, इस तरह के करुणा रस में। तो एक तानाशाह को ऊंचे पहुंचा के फिर उसके बाद नीचे बिल्कुल ही रुलाने वाली पोजीशन में ला दिया। तो ये उनके बारे में किस्सा है ओंकारनाथ ठाकुर का। वाह, ये क्या बात। तो इसी तरह बनारस के घराने की कहानियां हैं। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या जानबूझ के नहीं किया है आपने, किसी दूसरी किताब की भूमिका है कि जिस मीडियम ने संगीत को सबसे ज्यादा पॉपुलर किया, फिल्मी संगीत, वो इसमें एब्सेंट लग रहा है। मेरे ख्याल से मैंने आखिरी अनुच्छेद में रागों पर आधारित गीतों की एक सूची दी हुई है कि कौन कौन से राग हैं, और उसमें तो फिल्मी संगीत पर असल में बहुत ज्यादा चर्चा हुई है और
जो मैं कह रहा था आपको कि रागों पर मैं इसका एक खंड था जो कि प्रकाशक ने कहा कि नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उसमें हमारी योजना यही है कि उसको फिल्मी संगीत से, उन्होंने भी यही कहा कि उसको फिल्मी संगीत से जोड़ के लाओ, तब शायद लोग रिलेट कर लें कि राग यमन अगर तुम कहोगे कि निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ये गाइए और फिर आप समझिए राग यमन क्या है, तब लोगों को इंटरेस्ट आएगा। और ऐसे तुम अगर राग सिखाओगे तो फिर उनको नहीं समझ में आएगा, तो उनको थोड़ा सा एक फिल्मी गीत दो और फिर इस तरह से। एक बड़ी अच्छी किताब आई है, शिवेंद्र सिंह है, पत्रकार ही हैं, रागदारी। तो रागदारी में उन्होंने यही काम किया है कि एक फिल्म का गीत उठाया है और उसके राग को फिर वहां पर बताया है, तो वो लोगों को फिल्मी किस्सों के बहाने राग सिखाए हैं, वो लोगों को काफी पसंद आया। तो वो किताब, उस तरह की एक किताब पहले से मौजूद है, और मैं भी अगर लिखूंगा तो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह से किया जा सकता है कि फिल्मी गीत के बहाने किसी को गलत, मतलब शुरुआत करो फिल्मी गीत से और ले आओ राग पे अल्टीमेटली, तो वो किसी तरह फंस जाए। ये तो ये तो आपने बहुत गरिष्ठ जो सामग्री है उसको आपने हल्का करके स्वादिष्ट बना के पेश कर दिया है। ये एक बार फिर मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा, किताब का नाम बता दिया, वाह उस्ताद, और ये राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित की है। 250 रुपए की इसका 250 रुपए इसका प्रिंटेड प्राइस है। लेकिन किताबों के बारे में मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप जब भी उस किताब को ऑनलाइन ढूंढेंगे तो आपको शायद इससे कम दाम में मिलेगी, लेकिन इस वजह से आप किताबों की दुकान पे जाना ना भूलें। किताबों की दुकान पे जाने की आदत बनाए रहिए। कई बार वहां जाने पे आपको ऐसी किताबें मिलती हैं जो ऑनलाइन आपको मौका नहीं मिलेगा देखने का। और किताबों की दुकान का जिक्र है तो हिमांशु की पसंदीदा दुकान है लखनऊ की, उसके बारे में इन्हीं से सुन लेते हैं। क्यों इन्हें पसंद है ये भी सुन लेना जरूरी है। नहीं, वो यूनिवर्सल बुक डिपो वहाँ कपूरथला में जो है, जो हिंदी सेक्शन जिसका है, और वहाँ सुरेश भाई हैं, सुरेश साहब हैं, और वो किताब वो दुकान या वो जगह और सुरेश भाई खुद, वो इसलिए कि वो पूरी तरीके से एक शऊर है उनके अंदर, किताबों की दुकान पर कैसे बैठा जाए, कैसे किताबों को रेकमेंड किया जाए लोगों को, और जो किताबें उनके यहाँ हैं उन्हें उनके बारे में जानकारी है पूरी। तो वो एक आपको लगता है कि जब आप एक किताब लेने गए हैं और आप वहां देखते हैं इतनी सारी किताबें और वहां आपको एक और किताब दिख जाती है, तो आप फिर उनसे पूछते हैं कि अच्छा रहा सुरेश भाई ये कैसी किताब है, और वो बताते हैं आप नहीं आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो वो एक पूरा वाह उस्ताद जैसे हमने वहीं से ली थी, नहीं वाह उस्ताद तो हमने बुक फेयर से ली थी, लेकिन वाह उस्ताद वहां पर है। तो जब हम जाते हैं वहां, और खास बात यह है कि किस्सा लखनऊ और वाह उस्ताद बिल्कुल आसपास लगी हुई है। तो ये जैसे मेरे हाथ में दोनों आसपास तो वो एक बड़ी सुखद स्मृति होती है। और जरूर मतलब किताबों की दुकान पे जाना इसलिए जरूरी है कि आप किताबों की दुकान पर आप जाते हैं तो एक तरीके से आप किताब की दुनिया में है ना। जो आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो आपने एक किताब ली, आपने उसके बाद रख दिया, लेकिन किताबों की दुकान पे तो आपको 4 और किताबें दिख रही है, और पूरे उस पूरी प्रोसेस में आप होते हैं असल में। और एक पुरानी चीज, मतलब ये एक चीज है ना कि ठीक है नई टेक्नोलॉजी आ गई तो अब ये हो सकता है कि पुरानी चीजें धीरे धीरे खत्म ही हो जाती हैं, लेकिन फिर ये भी हमारी ही दुनिया में होता है ना कि जो चीजें फना हो रही हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है उनको हम बचाते हैं, उनकी कदर करते हैं, और फिर उनकी अहमियत भी हम समझते जानते हैं। तो शकील का शेर है कि नई सुबह पर नजर है मगर आह ये भी डर है, ये शहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक न पहुंचे। वाह वाह, ये आए बेनियाजी तुझे बेवफा मुबारक, मगर ऐसी भी बेरुखी क्या कि सलाम तक न पहुंचे। सलाम तो किताबों की दुकान को भी पहुंचना चाहिए जी। तो सलाम तो पहुंचना ही चाहिए। और कई बार ये भी है कि आप, हो सकता है कि आप किताब की दुकान पे जाएं तो वहां आपको ऑनलाइन के मुकाबले ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए, जरूरी नहीं है कि मिले। और मुझे लगता है कि किताब जैसे हम कहते हैं खरीद के पढ़नी चाहिए, ऐसे ही आपको उन बुक सेलर्स के प्रति भी आभारी होना चाहिए जिन्होंने वर्षों से ये दुकानें जमाई हैं, एक नहीं अनेक पीढ़ियों को पढ़ना सिखाया है। जैसे सुरेश भाई का इन्होंने जिक्र किया, इससे पहले लखनऊ में राम अडवाणी का बहुत नाम होता था, हालांकि वो अंग्रेजी की किताबें, अंग्रेजी बुक सेलर थे, लेकिन उनकी दुकान में मुझे एक ही अनुभव है उनसे मिलने का। और जब उनके यहाँ एक बहुत खुर्राट किस्म का काम करने वाले उनके सज्जन होते थे, जो सेल्समैन थे, जो आमतौर पर हम लोगों को धमका के भगा दिया करते थे। संयोग से एक बार राम अडवाणी साहब मिल गए
और राम आडवाणी जी ने जिस अंदाज में हमें ट्रीट किया, एक किताब क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, उसके बाद 7 किताबें बताई उससे मिलती जुलती। अच्छा क्या तुमने वो पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो अच्छा चलो ये तुमको वो पढ़ना चाहिए। वो किताब की दुकान के अंदर अगर आपको वो मजा ना आए तो फिर वो दरअसल किताब की दुकान नहीं है, फिर वो कुछ और है। ये मैंने तो दरियागंज के जो सेकंड हैंड जो नीचे बैठे रहते हैं, तो उन्होंने मुझे एल्विन टॉफलर की फ्यूचर शॉक सजेस्ट की थी बहुत पहले। वाह वाह, क्या और उसने बोला कि ये किताब ले जाओ, ये बहुत बढ़िया किताब है। और मैंने कहा कि ये क्या पढ़ेगा, अंग्रेजी किताब है और ये नीचे बैठ के दुकान लगा रखा। और मैंने सच में वो किताब पढ़ी। मतलब अभी तक मेरी एल्विन टॉफलर की फ्यूचर शॉक जो है, सैपियंस वगैरह से भी ऊपर मैं मानता हूँ फ्यूचरोलॉजी में, कि इतनी बढ़िया उनकी है। वास्तव में गजब की किताब है। और अभी तक उसको लोग, आज तक उसके कदरदान हैं, आज तक लोग उसको पढ़ना रिकमेंड करते हैं कि दुनिया समझनी है तो फ्यूचर शॉक पढ़िए। और ये नीचे सही याद दिलाया, मैं भी यहाँ अंधेरी में मेरे घर के पास मोइन में एक फुटपाथ पर दुकान है, अभी हाल में एक दिन गया, कुछ किताबें ढूंढ रहा था, फिर पता नहीं क्यों उसको क्या समझ में आया, उसने मुझसे कहा साहब एक किताब मैंने भी लिखी है और मेरी किताब पब्लिश भी हुई है। तो मैंने कहा भाई दे दो। बोला नहीं, मेरी पूरी किताब आउट ऑफ प्रिंट हो गई है, वो बिक गई है, तो अब अगली बार जब की आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये दुनिया में क्या हो रहा है आप समझ नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर झा बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला आपने और हमारे साथ जुड़े, और हिमांशु आपने संगत की उसके लिए आपका भी शुक्रिया। हालांकि आपको मैं वैसे निजी जिंदगी में शुक्रिया करता नहीं हूँ, अपने ही तो, लेकिन नहीं इस बात के लिए शुक्रिया कि देखिए जहाँ इन्होंने कल जब आलोक सर ने बताया हमको कि भाई प्रवीण झा साहब से बात आ रहे, हम खुश हो गए। हमने कहा अरे बिल्कुल, हम मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनके साथ रहें या उनके ख्याल में रहें या उनकी चीजों को पढ़ते रहें। एक तो होता क्या है ना, हमें इसलिए भी बहुत पसंद है डॉक्टर साहब कि किस्सों को लिखना, मतलब किस्से यूं बहुत पॉपुलर चीज होती है, सब सुनते हैं, हर महफिल में एक आदमी होता है जो अच्छा किस्सा होता है, सब उससे उम्मीद करते हैं कि वो किस्से सुनाए, या किताबों में बीच बीच में आ जाते हैं। लेकिन नहीं, तारीफ बहुत हो गई आपके सगाई के बाद। हम लोग सबसे पहला जो शो हुआ है वो आपके साथ हुआ है। क्या बात है। लेकिन हाँ, मेरा एक पाठक के बतौर आपसे आग्रह भी है, जो आलोक सर ने जिसकी बात कर दी, हम ये चाहते थे कि हालांकि आप सही कहते हैं कि बहुत काम हुआ है फिल्म संगीत पर, लेकिन हमको पता है कि अगर प्रवीण झा किताब लिखेंगे फिल्म संगीत पर तो वो कुछ खास होगी, अलग होगा, कुछ खास। मोहम्मद रफी का हमारी योजना है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरा मतलब वो खास बात तो उसमें यही, हम चाहते हैं कि आप रफी साहब पर कुछ लिखें और हम उन्हें, मतलब हम उनसे पढ़ें। जी बिल्कुल। बहुत तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद उन सब दर्शकों का जो इस वक्त जुड़े हुए हैं। और आप सबसे मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें, और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिनके बारे में आपको लगता है कि उनकी संगीत में दिलचस्पी होगी या जिनकी संगीत में और पढ़ने में दिलचस्पी होनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।